हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को करेंगे हम लोग स्टार्ट। सो द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आज है 26 अप्रैल 2023। तो आज कौन सी न्यूज आई है तो इनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं डिटेल में। और ना ही सिर्फ न्यूज न्यूज के साथ जो जनरल स्टडीज की जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसको भी हम लोग जो है वो साथ ही साथ कवर करेंगे। ठीक है। तो देखो, फ्रंट पेज की न्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो एक छोटी सी न्यूज है। इसमें बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो सेकेंड टाइम फिर से जो है वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी ने कुछ रिफॉर्म जो है वो किए हैं। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में से काफी सारी चीजें जो है वो हटा दी है, जैसे कि मुगल्स की हिस्ट्री जो है वो हटा दी है। और काफी सारे जैसे कोल्ड वॉर को हटा दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हटा दिया। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि पंजाब के एक्स सीएम प्रकाश सिंह बादल, इनका भी निधन हुआ है। तो स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एक पिटीशन जो है वो कुछ सामने आ रही है। सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप जो है वो लगाए गए हैं 7 महिलाओं के द्वारा, 7 वुमेन रेसलर्स के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड, जो थोड़ा सा अभी के लिए ध्यान में रखो। आगे चल के इसको और जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। राइट, ठीक है। फिर आपको शायद याद आ रहा हो, ऑपरेशन कावेरी के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था। राइट, ऑपरेशन कावेरी किस जगह का ऑपरेशन था, बताओ जरा। ऑपरेशन कावेरी किस जगह के लिए ऑपरेशन इंडिया की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, बताइए। ऑपरेशन कावेरी सूडान। मैंने आप लोग को कल की न्यूज में जो है वो सूडान के बारे में पढ़ाया था कि सूडान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे, जो कि आज की डेट में आर्म्ड स्ट्रगल में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस आर्म्ड स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गए हैं, और इसी के कारण सूडान के अंदर स्थिति काफी ज्यादा खराब है। तो हमारे करीब 3,000 से ज्यादा इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो हमें देखने को मिला है। इसमें आईएनएस सुमेधा जो है वो भेजा गया है, और आईएनएस तेज भी जो है वो ऑपरेशन कावेरी को जो है वो ज्वाइन करेगा। राइट, तो ये कुछ फैक्ट है छोटी सी जिसको आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। और ये मेयर के इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है। फिर नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बिहार से रिलेटेड एक, ये भी हमारे लिए हालांकि काम की नहीं है। जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को जो है वो बिहार सरकार ने रिलीज किया है जिसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर किया था 1994 में। उसको आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई थी। आनंद मोहन, ये बेसिकली डॉन टर्न पॉलिटिशियन था, यानी कि एक डॉन था, पॉलिटिशियन बना। तो इसको जो है वो मैजिस्ट्रेट डीएम को मारने के लिए जो है वो सजा सुनाई गई थी। अभी उसको छोड़ दिया गया। ये न्यूज हालांकि आपके लिए जो है वो काम की नहीं है। यहाँ पर फ्रंट पेज पे सिर्फ एक ही न्यूज आपके लिए काम की लग रही है, वो सिर्फ ऑपरेशन कावेरी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज, ये मेयर के इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज है, ये हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है। राइट, फिर इसके अलावा ये वाली न्यूज के बारे में बात करें, हाँ, तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनके लिए दिल्ली सरकार जो है वो एक इनिशिएटिव लेकर आने की बात कर रही है। और इवन हाई कोर्ट ने भी जो है वो दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दिया है कि आप जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन को जो है वो फ्री पास प्रोवाइड कराओ, कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बसेज हैं उसमें फ्रीली जो है वो ट्रेवल कर सके। तो ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। राइट, तो ये वाली चीज जो है वो हमारे लिए काम की नहीं है। दिल्ली से रिलेटेड ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। एक मिनट रुकना। अरे वो दौलत पकड़ा ही नहीं आ रहा था, रूम के अंदर आ गया था, मस्ती कर रहा था। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूज दिल्ली से रिलेटेड है, हमारे लिए जो है वो काम की न्यूज नहीं है इसमें से कोई भी। राइट,
आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि योगी वर्सेस अखिलेश का जो है वो मामला जो है वो नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वो ये चीज भी हमारे लिए काम की नहीं है। तो ये स्टेट से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड ये सब न्यूज है। यहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े की जो है बात हो गई थी, इसमें बताया जा रहा था कि एक इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था, तो उसमें झगड़े जो है वो हो गए थे, तो ये भी हमारे लिए काम की नहीं है। ये पॉलिटिकल न्यूज है और मतलब वाली न्यूज नहीं है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ये डिफेमेशन से रिलेटेड एक न्यूज आई है, तो उसमें कल भी एक न्यूज आई थी डिफेमेशन की, तो आपको डिफेमेशन के बारे में जो है वो थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो डिफेमेशन के बारे में नोट्स जो है वो हम लोग बना लेते हैं, तो आप लिख लीजिए डिफेमेशन से रिलेटेड नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। सो पहली चीज तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इसकी सेक्शन 499 और 500, ये दो सेक्शन हम लोग को आईपीसी का देखने को मिलता है, जो कि किसकी बात करता है, डिफेमेशन की जो है वो बात करता है, यानी कि मानहानि, डिफेमेशन यानी कि मानहानि की जो है वो बात करता है, सेक्शन 499 और सेक्शन 500 हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। राइट, सेक्शन 499 के अंदर लिखा हुआ है कि बोलकर, राइट, स्पोकन, बोलकर या किसी चीज साइन के माध्यम से, राइट, रीडिंग के माध्यम से यानी कि पढ़कर, राइट, या किसी भी पर्टिकुलर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर किसी की तौहीन की जा रही है, किसी की बदनामी की जा रही है अननेसेसरली, जिससे कि उसकी डिग्निटी, जिससे कि उसकी डिग्निटी को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंच रही है, राइट, उसकी रेप्यूटेशन डैमेज हो रही है, उसकी रेप्यूटेशन डैमेज हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को डिफेमेशन के खिलाफ जो है वो सजा दी जाती है, जो इस प्रकार की हरकत जो है वो करता है, राइट। और सेक्शन 500 जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये बताता है क्या, ये बताता है कि 2 साल की सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट कितने साल की, 2 साल की, 2 इयर्स की जो है वो सजा होगी, 2 साल की सजा होगी, विथ और विदाउट फाइन, फाइन भी लग सकता है, नहीं भी लगेगा, 2 साल की सजा जो है बताई जा रही है, जो कि क्रिमिनल डिफेमेशन में जो है वो आता है, क्रिमिनल डिफेमेशन। और मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार के डिफेमेशन होते हैं, एक क्रिमिनल नेचर का होता है और एक सिविल नेचर का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, क्रिमिनल नेचर की मानहानि का मतलब जो है, ऑब्वियस ही बात है कि किसी की डिग्निटी को इस कदर जो है वो नुकसान पहुंचाए कि मेंटल स्ट्रेस में वो व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से चला गया, सोसाइटी में उसकी डिग्निटी पर ठेस जो है वो पहुंची, उसकी रेपुटेशन जो है वो गिर गई। सिविल नेचर मतलब आप किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि ये कमर्शियल वाला हो जाता है, मतलब कमर्शियल नुकसान किसी को जो है वो हो रहा है। यहाँ पर जो नुकसान होता है वो बिल्कुल पर्सनल होता है, आप ऐसा ऐसा लिख सकते हो, क्रिमिनल नेचर में बिल्कुल पर्सनल नुकसान, राइट, व्यक्तिगत, और इसके अंदर कमर्शियल कि हाँ भाई चल ठीक है, कमर्शियल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी गलत, अब इसमें ये भी ध्यान में रखना है आप, डिफेमेशन फॉल्स स्टेटमेंट के लिए होता है, किसके लिए होता है, फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, या क्लास में मैं लगाता हूँ, है ना। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, राइट, ठीक है। डिफेमेशन की हिस्ट्री हम लोग को रोमन लॉ और जर्मन लॉ में देखने को मिली थी। अगर आप ऐसा लिखना चाहो मेंस के लिए तो जो है वो लिख सकते हो, वैसे उतना कुछ खास जो है वो काम का नहीं है। डिफेमेशन से रिलेटेड कानून की बात करें अगर हम लोग इंडिया के अंदर, तो आर्टिकल 19 जैसे आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कराता है, तो आर्टिकल 19 के अंदर ये एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, राइट, ये 100% राइट तो नहीं है, ये किसके साथ आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है वो आता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है वो आता है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि आप हर कुछ जो है वो नहीं बोलोगे, राइट। फिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है, कोर्ट की तौहीन जो है वो करने की स्थिति हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे
डिफेमेशन से रिलेटेड तमाम केसेस हम लोग को जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं, राइट, और वेरियस जजमेंट भी जो है वो डिफेमेशन से रिलेटेड जो है वो हुए हैं, राइट। बट आपको ये जो चीज मैंने आपको बताई है डिफेमेशन के बारे में, वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो डिफेमेशन यानी कि मानहानि क्या है, तो ये हमारे इंडियन पीनल कोड, याद रखना, हमारे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन, इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500 में इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या बोलता है आईपीसी की धारा 499? कि आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत बातें नहीं कर सकते, फॉल्स स्टेटमेंट, उल्टा पुल्टा उसके बारे में नहीं बोलोगे, जिससे कि उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी, उसकी रेपुटेशन का नुकसान जो है वो होगा। आप किसी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलोगे। बोलकर, किसी साइन के माध्यम से, पढ़ाकर, या किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन की द्वारा, किसी भी तरीके से कुछ ऐसी गलत चीजें नहीं करनी किसी व्यक्ति के बारे में जिससे कि उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचे, उसकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल सेक्शन 499 आईपीसी की का जो है वो कहता है, आईपीसी की धारा 499 ये कहती है। और आईपीसी की धारा 500 जो है वो क्या कहती है कि एक व्यक्ति जो ऐसी हरकत कर देता है तो उसको 2 साल की सजा जो है वो सुनाई जाएगी, फाइन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। यानी ये दोनों ऑप्शन है, फाइन लेने और नहीं लेने के। अब 2 प्रकार के डिफेमेशन होते हैं, क्रिमिनल नेचर का होता है, सिविल नेचर का होता है। ठीक है, क्रिमिनल नेचर मतलब कि आप उसको व्यक्तिगत तरीके से उसको हर्ट कर रहे हो, पर्सनल लेवल पर हर्ट कर रहे हो। और सिविल नेचर मतलब उसको आप कमर्शियल लेवल पर जो है वो हर्ट कर रहे हो, यानी कि उसके प्रोडक्ट की तौहीन कर दी, उसकी कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, जिससे उसको आर्थिक जो है वो नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो डिफेमेशन के अंदर थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, ये नोट्स बना लो। अब आगे की बात जो है वो हम लोग करेंगे। हाँ, तो ये डिफेमेशन का केस देखा, हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी के अगेंस्ट भी जो है वो ये डिफेमेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, फिर ये वाला जो टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये भी किसी जो है वो काम का नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रगल का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं ना आपस में, नेता वेता भिड़ भिड़ जाते हैं, राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये आगे चल के आएगा। इससे रिलेटेड एक टॉपिक, यहाँ पर प्रोटेस्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है वो मत शुरू करो महाराष्ट्र के अंदर। तो उनसे रिलेटेड ये प्रोटेस्ट है। अभी आगे चल के इससे रिलेटेड अपडेट्स जो आएंगे कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है कि इससे रिलेटेड अपडेट जो है आए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के डिसीजन को, राइट, कि हाई कोर्ट ने जो है वो कहा था कि गुटखा जो है वो और दूसरे टोबैको आइटम्स जो है वो बैन कर दिए जाएंगे मद्रास के अंदर। मद्रास हाई कोर्ट ने ये चीज जो है वो कही थी। तो एनीवेज, तमिलनाडु के अंदर गुटखा और दूसरे प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए एक ऑर्डर जो है वो लाया गया, तो उस ऑर्डर हटाने की जो बात करी थी हाई कोर्ट ने, तो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दी। तो अभी के लिए टॉपिक उतना कुछ खास काम का हमारे लिए है नहीं। ठीक है, अब मुस्लिम को जो है वो, अब अच्छा देखो, इसमें एक न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4% कोटा जो मुस्लिम को दिया गया है, 4% कोटा जो मुस्लिम को दिया गया है, वो 9 मई तक जो है वो उसको आप हटाओगे। 9 मई क्यों? क्योंकि 9 मई को जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं कर्नाटक में, 10 मई से जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, इसलिए 9 मई तक, क्योंकि अभी स्थिति जो है यही चल रही थी। स्टेट ने जो है वो, यानी कर्नाटक सरकार ने जो है वो डिसीजन किया कि वो 4% का ओबीसी कोटा मुस्लिम के लिए जो है वो हटा रहे हैं, राइट, और उसको डिवाइड कर देंगे वोक्का लीगा और लिंगियात कास्ट में। किन कास्ट में? वोक्का लीगा और लिंगियात कास्ट में। तो अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया एक प्रकार से, और कह दिया है कि अब 4% कोटा जो है मुस्लिम्स को जो दिया जा रहा है वो 9 मई से पहले जो है वो हटाया नहीं जाएगा। एनीवेज, तो ये तो एक न्यूज है, बट हम लोग को इसके अंदर 2 कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इन कम्युनिटीज के बारे में जो है आप लिख लो। अब जो बता रहा हूं उस पर जो है वो थोड़ा ध्यान देखो। सबसे पहले तो वोका लीगा कम्युनिटी, नाम क्या है? VOKKALIGA, वोका लीगा कम्युनिटी। अब भैया वोका लीगा कम्युनिटी जो है वो क्या है, कहाँ की है, ये पूरी चीज हम लोग जो है वो जानेंगे। तो ये कम्युनिटी जो है वो मेजरली हम लोग को कर्नाटक की देखने को मिल रही। कहाँ की देखने को मिल रही? कर्नाटक। ये कम्युनिटी कहाँ की है? कर्नाटक की कम्युनिटी हम लोग को वोका लीगा देखने को मिल रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स के अंदर। हालांकि ये तमिलनाडु में भी जो है वो ये पाए जाते हैं, राइट, माइनर में।
माइनर स्पेसिफाई कर देना, क्योंकि मेजोरिटी में ये यहीं पर पाए जाते हैं, कर्नाटक में। ठीक है, फिर इनका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक डोमिनेंस जो है वो मैसूर क्षेत्र से है। तो हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक तौर से कनेक्टेड विथ मैसूर स्टेट। याद आ रहा है? मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, 1799 एंड ऑफ मैसूर किंगडम। तो ये सब चीजें हिस्ट्री में भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये भी जो है वो कहा जाता है कि राष्ट्रकूटाज और जो वेस्टर्न गंगास वाले जो हम लोग को देखने को मिलते थे कम्युनिटी, ये वोक्कालीगा ओरिजिन से ये बिलोंग करते थे। यानी कि ये जो राष्ट्रकूटाज है ये भी वोक्कालीगा के ही है, राइट, वंशज, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये वाली चीज मत लिखो अभी। वोक्कालीगा को जो है वो हेग्देयंद और गोड़ा इस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज गोड़ा, कोबड़ा और हेग्देयंद। अब वो पता नहीं कैसा प्रोनाउंस किया मैंने। ठीक है, 20वीं सेंचुरी से पहले वोक्कालीगा जो है ये क्या थे? लैंडेड जेंट्री थे और एग्रीकल्चरल कास्ट थी कर्नाटक की। तो मतलब ये बेसिकली जमींदार काइंड ऑफ या पीजेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी जो है वो हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी लिख देता हूं मैं, एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हो गए अपने वोक्कालीगा कम्युनिटी से। कर्नाटक मेनली ध्यान में रखना, बस ये एक दो फैक्ट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं, बट बाकी आपको सिर्फ कर्नाटक ही ध्यान में रखना है। अब लिंगयात्स के बारे में हम लोग बात करें। लिंगयात्स, तो लिंगयात या लिंगयातिज्म या वीर शैविज्म, पहले ये लिखो। लिंगयातिज्म और वीर शैविज्म। शैविज्म, ठीक है। अब ये शैविज्म आ गया तो ऑब्वियस ही बात है कि ये शिव भक्ति से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को जो है वो मिलते हैं, राइट। अब ये कम्युनिटी भी जो है लिंगयात कर्नाटक की, ठीक है। इनको जो है वो इनिशियली नोन एज वीर शिवास, वीर शिवास, वीर शिवास के नाम से जो है वो इनको पहले इनिशियल पीरियड में जो है वो जाना जाता था। 12वीं सेंचुरी से इनको लिंगयात कहना शुरू कर दिया। 12th सेंचुरी नोन एज लिंगयात, लिंगयात्स, राइट, ठीक है। बसवन्ना जी के बारे में आपको पता होगा, वो लिंगयात से एसोसिएटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बसवन्ना, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे वोक्कालीगा कम्युनिटी के बारे में और लिंगयात कम्युनिटी के बारे में। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दोनों कम्युनिटी जो है वो कहाँ की है? कर्नाटक की है। ये फैक्ट ध्यान में रखो, राइट। वोक्कालीगा कम्युनिटी जो है वो कुछ मतलब इनके मेंबर्स जो है वो तमिलनाडु में भी जाने जाते हैं। और वोक्कालीगा कम्युनिटी जो है वो मैसूर स्टेट से जो है वो कनेक्टेड है हिस्टोरिकली। इनको गोबड़ा और हेग्देयांत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी थी, हालांकि लिंगयात कम्युनिटी भी एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी ही हुआ करती थी। अब लिंगयात के ओरिजिन की बात करें तो इनका जो ओरिजिन है वो काफी पुराना है।
ये 12वीं सेंचुरी से पहले जो है ये वीर शैवाज के नाम से जाने जाते थे, राइट। और वीर शैविज्म और लिंगायतिज्म से एसोसिएटेड, यानी कि भगवान शिव की पूजा से एसोसिएटेड है। और इनके गुरु या फिर इनके जो मतलब फॉलोअर्स है, लिंक्स में जो है वो बसवन्ना जी भी हम लोग को जो है देखने को मिलते हैं। बसवन्ना भगवान के नाम से भी ये फेमस है, क्योंकि इन्होंने जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है वो फाइट करी थी। इन्होंने जैसे लोगों को मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, शिव जी की पूजा करने लोगों को टेम्पल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने खुद ही ने जो है वो टेम्पल्स भी बनाए थे। इन्होंने बोला था कि लोग अपना खुद के टेम्पल खुद बना लें, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें, राइट। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो इन्होंने प्रमोट करी थी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए छोटा सा। अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग को जो है देखने को मिल रही है, केरला पहुंच गए हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है वो हरी झंडी दिखाई, प्लस कोची वाटर मेट्रो जो है वो इन्होंने शुरू किया, राइट। बस वो अपने लिए उतना कुछ खास काम करिए। ये टॉपिक हम लोग को जो है वो उससे रिलेटेड पॉलिटिकल टॉपिक है, राइट। एनसीईआरटी के बारे में तो एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि, और अभी हो ये रहा है कि काफी सारी स्टेट्स तो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, कि ऑब्वियस बात है कि स्टेट को जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स अलग से चाहिए। तो केरला का कहना यह है कि केरला जो है वो एक अलग से सप्लीमेंट्री बुक जो है वो बनवाएगा 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें जो जो चीजें एनसीईआरटी ने हटा दी हैं, जैसे कि एनसीईआरटी ने जो है वो मुगल कोर्ट्स की हिस्ट्री को जो है वो हटा दिया है, राइट। कम्युनल राइट जो दंगे हुए थे गुजरात में 2002 में, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे तो उसको जो है वो हटाया। हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट डिसलाइक फॉर महात्मा गांधी, इसको जो है वो हटाया। नक्सलाइट मूवमेंट को हटाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोल्ड वॉर, इस प्रकार की चीजों को अपनी टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी ने भी रिसेंटली हटाया है। तो केरला ने इस चीज को पसंद नहीं किया और केरला ने बोला कि भाई हम 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक्स्ट्रा किताब जो है वो रखेंगे और ये सब इशू जो उन्होंने हटा दिए हैं वो उसमें शामिल कर लेंगे, राइट। अब इसमें जो है वो मेन चीज ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये बेसिक सी चीज बस आप जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक 3 हेलीकॉप्टर वगैरह निकल गए तिरुपति के ऊपर से, वो सब चीजें हैं इसमें। बस नो फ्लाई जोन करके एक चीज थी, तो जो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। हालांकि अभी ये मंदिर जो है वो नो फ्लाई जोन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी ये सब अपने लिए जो है वो काम की न्यूज जो है वो नहीं है, ये रिपीटेड न्यूज है। कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात जो है वो कर ली थी ऑलरेडी। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से। केरला के अंदर एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, थिरुनेली मंदिर। थिरुनेली मंदिर क्वेश्चन आएगा, थिरुनेली मंदिर जो है वो कहां पर है, तो ये केरला के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका जो है वो रेनोवेशन एक प्रकार से जो है वो हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा था। और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इन्होंने जो है वो गुहार लगाई है सरकार को कि सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें 600 साल पुराना विलाकू मेडोम भी हम लोग को देखने को, वैसे विलाकू मेडोम एक गांव है, राइट। तो बोल रहे हैं कि वहां पर काफी सारी ऐसी ग्रेनाइट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काम करो और उसको रेनोवेट करो, राइट। और इसमें रेनोवेशन में जो है वो बताया जा रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट रेनोवेशन का काम करेगी, जिसमें 3.8 करोड़ रुपीज जो है ये खर्च करने वाले हैं। अब उतना कुछ खास ये नहीं है कि इस चीज आप लोगों के लिए मेन चीज तिरुनेली मंदिर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, केरला के अंदर है, क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। अब हाई कोर्ट ने ये बोला कि भैया देखो एनिमल्स को डराना नहीं है, राइट, स्टिक की मदद से, डंडी वगैरह से एनिमल को डराना नहीं है। बाप रे, मैं तो कई बार दौलत को डराता हूँ, भाग यहाँ से हट, आ जाता है वो एकदम। अभी आ गया था, अभी आपने शायद थोड़ी आवाज सुनी होगी टुक 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 दौड़ने वाड़ने की। अरे वो पकड़ा ही में नहीं आता, गोले घूम रहा था कुर्सी के, क्या करें। बट हाँ ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग, मुझे पता है शेर उन लोगों से है जो जैसे कुछ है गाड़ी से चलते हुए जा रहे हैं, एकदम देखा नहीं कुत्ता वहां पे खड़ा हुआ, उसको लात मार दी। भाई ये क्या तरीका हुआ? देखा होगा आपने, बहुत अतरंगी लोगों को देखा होगा, बेशरम चलते हुए जा रहा है अपने फन के लिए, उसको एक पट से दे दी स्टिक, वो बेचारा कोई 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 कर रहा है और ये लोग हंस रहा है। ऐसा थोड़ा कोई मजाक होता है यार। तो ये एक चीज है। आज एक और चीज जो है वो आपको बतानी है, अभी यहीं पर ही रोक के जो है वो बताता हूँ। स्टार्टिंग में बताना जो है भूल गया, लेक्चर जल्दी जो है वो शुरू कर रहा था उस चीज के लिए। तो मैंने आप लोग को आज एक टेलीग्राम पर थॉट भेजा था, किसी ने समझा उस थॉट को? डेट, अपनी लाइफ में अपने टारगेट जो भी हैं उससे रिलेटेड डेट बना लो भैया। अपनी लाइफ में अपने टारगेट जो भी हैं उससे रिलेटेड डेट लिख लो।
कि आपको इस दिन आईएएस बनना है या इस दिन आपको ऐसा करना है, इस दिन ये होगा ही होगा। क्योंकि जब आप ये डेट लिखोगे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो डेट बार बार क्लिक करेगी, और मैं आपको बता रहा हूं, आप सक्सेस के पास नहीं जाओगे, सक्सेस आपके पास खुद चल के आ जाएगी। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ये ट्रिक को अपनाते हैं, और आप भी आज से ही अपना लो। जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हो अपने टेबल पे लिख दो वो डेट, दीवार पे लिख दो वो डेट कि इस डेट तक जो है मुझे एग्जाम क्वालिफाई करके अपने नाम के आगे आईएएस लगा लेना है, और सिर्फ उस डेट पर ध्यान दो। और अपनी घंटी हमेशा, बोलते ना कि आप लोग को पता है, जब अपन, अभी तो ठीक है आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, बट जब आप लोग स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, तो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, एग्जाम को भी 10 दिन है, अरे 10 दिन है, बहुत टाइम है अपने पास। तो जब ये रिवर्स में जाता है ना टाइम, 10, 9, 8, तब घंटी तेजी से बजने लगती है। और ये बात है आपके करियर की। तो आपको डेट डालकर घंटी लगाने लेनी, एक टाइमर लगा लेना है अपने दिमाग में कि भैया इस डेट तक खेल कर देना है मुझे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, इस डेट तक करियर मुझे अपना सेट कर देना है। सेट हो जाऊंगा मैं, सेट हो जाऊंगी मैं इस डेट तक। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, और टारगेट जब भी बनाओ डेट डालकर टारगेट बनाओ। जिन लोगों ने डेट डालकर टारगेट बनाया उनका टारगेट अचीव हुआ है, तो इस पर आपको काम करना है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन इंडिया ने गुहार लगाई है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से, और कहा है इनको कि भाई भेदभाव मत करो चकमा हजाओं कम्युनिटी के अगेंस्ट, क्योंकि चकमा हजाओं कम्युनिटीज जो है उनको यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में रहने का जो है वो आदेश जो है वो दिया है, राइट, ऑप्शन जो है वो दिया है। और यहाँ पर अगर हम आकर सेटल हो रहे हैं, चकमा हजाओं कम्युनिटी आकर सेटल हो रही है, तो उनको वहां से निकालूंगा। और ये फैक्ट अब आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकती है। अब आप मुझे बताओ, सिटीजनशिप को डिक्लेयर करने की, सिटीजनशिप को डिक्लेयर करने की अथॉरिटी जो है वो किसके पास है? कौन व्यक्ति सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगी? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये पार्लियामेंट ध्यान में रखना, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अभी बीच में पॉलिटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी के स्टूडेंट को इसके बारे में जो है वो अच्छे से होगा, आइडिया होगा, राइट। अब आइए, तो अभी इसमें दो कम्युनिटी के नाम थे, चकमा और हजाओं कम्युनिटी। अब हम इनके बारे में जो है वो लिखेंगे, चकमा और हजाओं कम्युनिटी के बारे में। तो पेन और पेपर नोट्स वगैरह तो मैं उम्मीद करता हूं कि बनाकर, मतलब लेकर बैठे होगे आप। तो आइए, चकमा और हजाओं कम्युनिटी। चकमा एंड हजाओं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, ये चित्तागोंग हिल में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? पहला पॉइंट, चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, राइट। ये चित्तागोंग हिल जो है वो क्वेश्चन अगर आ जाए कहां पर है, तो ये बेसिकली बांग्लादेश। तो हमें एक चीज मिल गई कि ये कम्युनिटी जो है वो इनिशियली बांग्लादेश की हमें देखने को मिलती है। इसमें भी अगर हम चकमास की बात करें तो चकमास जो है वो बुद्धिस्ट है, और हम बात करें अगर हजाउंस की, तो हजाउंस जो है वो कौन है? हिंदूज है। चकमास जो है वो बुद्धिस्ट है, और हजाउंस जो है वो हिंदू हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं? तो अब अभी आप देखो, अभी के लिए तो हमने देख लिया कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये कहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं? आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और म्यांमार में भी ये पाए जाते हैं। बट ये ओरिजिन इनका जो है वो चित्तागोंग हिल से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये 1964, 1965, 1964, 1965 में जो है वो भाग गए थे, राइट, ईस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान मतलब करंट बांग्लादेश।
ये भाग गए थे, राइट। और क्यों भागे थे ये? क्योंकि यहां पर एक रीजन, क्या रीजन था इनके भागने का? ईस्ट पाकिस्तान से फ्लड फ्रॉम लिख सकते हो, फ्लड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से भाग गए। क्या रीजन था? कप्ताई डैम, कप्ताई डैम। और कौन सी नदी है? अब नदी का नाम ध्यान में रखना, कर्णफूली नदी। क्वेश्चन आएगा, कर्णफूली रिवर कहां की है? तो आपको जो है वो ध्यान में रखना है, कर्णफूली नदी जो है वो बांग्लादेश की है, ठीक है। तो ये कप्ताई डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो, डैम जब बनता है तब क्या होता है? पानी, ऑब्वियस ही बात है। अब आप, ये रिवर है, ठीक है, कौन सी रिवर है? ये कर्णफूली नदी। इसके बीच में आप डैम बना दोगे। आप डैम बनाओगे तो नदी का पानी चौड़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर जो है वो नहीं निकल जाएगा, हल्का सा, राइट। तो यहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटी है, आबादी है, वाइड होने के कारण ऑब्वियस ही बात है कि उनको जो है भागना पड़ेगा। तो ये यहीं कहीं रहते थे इस नदी के पास, और इनको जो है वो भागना पड़ा, राइट। तो ये तो बात हो गई चकमास की। रीजन, ये कप्ताई डैम वाला जो रीजन है, ये है चकमास का। अब दूसरे हैं हजोंग। हजोंग कौन है? बुद्धिस्ट है, हिंदूज है? हिंदूज। तो हजोंग जो है, ये नॉन मुस्लिम्स थे, ईस्ट पाकिस्तान, मुस्लिम। और ये बंगाली भी नहीं बोलते थे, डू नॉट स्पीक बंगाली। तो इनके साथ क्या हो गया? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इनके साथ क्या हो गया? भेदभाव हो गया भैया, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो गया। फिर आपको बता दें, 2015 का एक डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए केंद्र सरकार को कि चकमा और हजोंग्स को जो है वो सिटीजनशिप दे दो। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू गिव सिटीजनशिप, कि भैया सिटीजनशिप दे दो दोनों को, राइट। हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के दायरे में ये आते नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो अमेंड किया हुआ है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। आपको याद है ना, मैंने आप लोग को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर। तो उसमें हमने क्या बात करी थी कि 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, राइट। तो ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है वो हम सिटीजनशिप जो है वो ऑफर करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। याद आ रहा है? हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो अरुणाचल प्रदेश एग्जेम्प्टेड है। क्यों एग्जेम्प्टेड है? क्योंकि वहां पर इनर लाइन परमिट चलता है। क्या चलता है? इनर लाइन परमिट, ILP, इनर लाइन परमिट, वहां पर जो है वो चलता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है भैया चकमा और हजांग से रिलेटेड ये पूरी जो टॉपिक जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जो पढ़ा है उसको एक बार सुन लो। तो चकमा और हजोंग कम्युनिटी, तो ये आप ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करती थी। बांग्लादेश के अंदर एक हिल है जिसका नाम है चित्तागोंग हिल। कभी कभी डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा चित्तागोंग हिल कहां पर है, तो बांग्लादेश पर टिक लगा के आना। चकमा लोग जो है वो बुद्धिस्ट हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखना। और हजांग लोग जो है वो हिंदूज हैं, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार में भी है, हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये इंडिया क्यों आ गए? तो इनकी कुछ मजबूरियां थी, वो मजबूरी के बारे में हमने बात करी कि 1964 1965 में ये ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज की डेट में जो बांग्लादेश है वहां से भागकर इंडिया आ गए थे। क्यों इंडिया आए थे? तो सबसे पहले चकमास क्यों आए? तो कप्ताई डैम बना दिया। किस नदी पर कप्ताई डैम बनाया? कर्णफूली नदी पर। क्वेश्चन बनेगा कर्णफूली नदी कहां पर है, तो आंसर लिख देना बांग्लादेश। कप्ताई डैम कहां पर है, तो आंसर लिख देना बांग्लादेश। हालांकि कप्ताई से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, नदी से रिलेटेड पूछेंगे। तो जैसे ही ये डैम बना तो बेचारों का घर वगैरह था जो था वो उजड़ गया और उनको भागकर इंडिया की तरफ आना पड़ा।
हजोंग की बात करें तो ये तो हिंदूज थे, ये नॉन मुस्लिम थे, और ये बंगाली भी इनको बोलना नहीं आता था, तो इनके साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। तो वो भेदभाव के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो है ये भागकर जो है वो यहाँ पर आ गए। फिर एक और चीज हुई कि 2015 में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सरकार को, भैया चकमा और हजांग को जो है वो सिटीजनशिप दे दो। और आपको बता दें कि अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अरुणाचल प्रदेश में सेटल करवाया है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इनको सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिली है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में रहने के लिए आपको इनर लाइन परमिट जो है वो चाहिए, राइट। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, जिसको पॉलिटी के अंदर इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने कवर करवाया हुआ है जीएस बैच में। ठीक है, क्लियर, यहां तक पूरी बात है? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ में ना आ रही हो? सब कुछ क्लियर है सभी के लिए? तो इस तरीके से हम चीजों को जो है वो कवर कर रहे हैं। और अब एडिटोरियल की आज जो है वो बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी 8:30 बजे आपकी जो है वो जनरल स्टडीज की क्लास है, और थोड़ा सा मेरे पास टाइम था नहीं एडिटोरियल का को कवर करने का। देखो, रिक्यूजल के बारे में हमने कल जो है वो डिस्कस भी किया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था रिक्यूजल के बारे में, बट ऐसा नहीं है कि मैं कवर नहीं कराऊंगा। हुआ तो आज शाम को मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूंगा जिसमें ये चीज जो है वो एडिटोरियल वगैरह और ये कुछ कॉन्सेप्ट है जीनोमेंट या प्रोजेक्ट, ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, तो ये आपके कवर करा दूंगा शाम में, या फिर कल मॉर्निंग वाले लेक्चर में एक साथ जो है वो बना दूंगा। अब देखो, थोड़ा एक कुछ लफड़ा जो है वो हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। एक बच्ची जो है 17 साल की बच्ची, उसका रेप और मर्डर हो गया था, और इसके कारण से पब्लिक जो है वो गुस्सा हो गई, और गुस्सा होकर पब्लिक ने जो है वो थाने में आग लगा दी। तो ये चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिली थी। ये एक इशू बहुत बड़ा हुआ, और काफी ज्यादा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने क्रिटिसाइज किया पुलिस अथॉरिटीज को, राइट, कि पुलिस अथॉरिटी ने जो है वो सही तरीके से जो है वो काम नहीं किया। दैट्स वाई जो है ये चीज जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। तो ये एक इशू है। देखो, आप भी जब आईपीएस आईएएस बनेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि इस प्रकार से जो है वो, मतलब चीजें जो है वो, स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। तो मेरा एक जीएस पेपर 4 केस स्टडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसका आप आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर बताएंगे। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा। तो जीएस पेपर 4 से रिलेटेड एक केस स्टडी देता हूं मैं, कि आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आप चाहो तो लिख लो या रेफरेंस के लिए ध्यान में रखना। आप एक आईपीएस ऑफिसर है, और आपके क्षेत्र में एक थाने में जो है वो आग लगा दी जनता ने, और तुरंत आपको खबर लग रही है कि जनता इकट्ठी हो गई है, मारा पीटी कर रही है, आग लगाने वाली है। आप क्या करोगे चीजों को हैंडल करने के लिए? किस तरीके से आप चीजों को जो है वो हैंडल करोगे? आपको इसके बारे में जो है वो लिखना है। 120 वर्ड, ज्यादा नहीं, कम शब्दों में अच्छा आंसर जो है वो लिखकर डालो आप टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में। अब यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की हुई है। तो लिख लो नोट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हालांकि ये सब पूरे नोट्स है वो आपको, जो हम लोग करंट अफेयर्स अलग से भी देते हैं, जो पहले हम लोग कवर करते थे, अब द हिंदू से पूरी चीज में कवर करवा के साथ ही साथ बनाता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि रेगुलर रिपोर्ट्स भी आपको जो है वो पता लगती रहे। और वो आपके लिए जो मैगजीन आएगी वो आपके लिए, हमारे अलग से नोट्स जो आएंगे वो आपके लिए एक प्रकार से वो हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री नोट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है यार, बच्चों के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये है क्या, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स है वो जान लो आप। पहला फैक्ट, 2005 का ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। कब का है? 2005 का ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है, जिस कानून का नाम है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राइट। इस पर्टिकुलर ये कानून है 2005 के कानून के तहत 2007 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर को जो है वो सेटअप किया। क्या किया? एनसीपीसीआर को 2007 में सेटअप किया, 2005 के कानून के तहत। किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये काम करती है? मिनिस्ट्री ध्यान में रखना,
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो है ये काम करती है, राइट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? इस कानून के तहत चाइल्ड मतलब 0 to 18, ठीक है, और लेबर लॉज में चाइल्ड जो है वो 0 to 14 है, ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज जो है आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक और फैक्ट, ये जो कमीशन जो बनाया गया, इस कमीशन में जो है वो कहा गया 3 सालों का इनका टेन्योर होगा, 3 इयर्स का टेन्योर होगा इनके मेंबर्स का। इसमें 6 मेंबर्स होंगे, ये 6 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्लस चेयरपर्सन, प्लस 6+1 की है बॉडी हम लोग को देखने को मिलेगी, और कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए, वुमेन मेंबर, कम से कम 2 वुमेन मेंबर जो है वो होनी चाहिए। और इनको अपॉइंट कौन करती है 3 इयर्स के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। इन मेंबर्स की जो है मैक्सिमम एज लिमिट 65 इयर्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। 65 इयर्स चेयरमैन के लिए, 65 इयर्स फॉर चेयरमैन, और मेंबर के लिए 60 इयर्स। मेंबर जो है वो 60 साल तक जो है वो इस पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है। बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। निगम ने पूछा है सर जैसी करंट अफेयर, नहीं करंट अफेयर देखो यार, अब रेगुलर बेसिस पर मैं ये हिंदू करवाऊंगा, इसके अलावा 11 सवा 11 बजे के आसपास फिर आपकी जीएस की क्लास होगी, 11 सवा 11 बजे के आसपास कुछ और इश्यूज को हम लोग करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए थोड़ा सा मैं काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट योर सिलेक्शन, क्योंकि मेरा अभी कुछ लोगों से जो है वो डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन में ये चीज हुई, द हिंदू भी करना, अरे द हिंदू भी करना है, मैगजीन भी करनी है, और अलग से जो मैं नोट्स दे रहा हूं वो भी करना है, और जो नोट्स लिखवा रहा हूं वो भी करना है। अब थोड़ा सा हेक्टिक कर दूंगा आपके लिए, थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी कठिन बना दूंगा। आइए, अब क्योंकि रेगुलर बेसिस पर जो भी चीज आएंगी, जो मैं आपको वहां पर नोट्स में प्रोवाइड कराता हूं, वो एज इट इज यही कहीं जो है वो चीजें आपको दे दूंगा। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, तो ये हमारा टॉपिक है। इसको रिवाइज करवा देता हूं, जो मैंने भी आपको पढ़ाया। नाम से समझ में आ रहा है कि ये कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, आयोग देखने को मिल रहा है। किस चीज के लिए है ये आयोग? बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए आयोग जो है वो बनाया गया नेशनल लेवल पर। तो देखो, एक कानून हम लोग को देखने को मिलता था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये कानून बनाया सरकार ने, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इस कानून के तहत 2007 को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया। इसमें कहा गया कि 6 मेंबर प्लस एक चेयरमैन होंगे, यानी कि 6+1 मेंबर की ये बॉडी होगी, राइट। इसमें एटलीस्ट 2 महिला जो है वो होना जरूरी है। इसमें ये कहा गया कि हर एक मेंबर जो है उसका टेन्योर 3 सालों का होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेंबर्स को अपॉइंट करेंगी। ये जो मेंबर्स होंगे इस कमीशन के, वो 60 सालों तक उनका रिटायरमेंट होगा, यानी 60 इयर्स की एज में उनका रिटायरमेंट होगा। और चेयरपर्सन जो है उनका रिटायरमेंट जो होगा वो 65 इयर्स की एज में जो है वो होगा। और क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसमें बच्चे की जो डेफिनेशन है वो 0 to 18 इयर्स की उम्र के बच्चे की डेफिनेशन रखी गई है। और लेबर लॉज के तहत बच्चों की डेफिनेशन जो होती है वो 0 to 14 इयर्स होती है। ये 2 फैक्ट्स है वो अलग से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कौन सा मेन राइटिंग टेलीग्राम? अमित जी, आप झा सर अकेडमी पर आइए, सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मत करो आप लोग, आपको कोई भी समस्या आती है 9713283811, इस नंबर पर, ये साक्षी मैडम का नंबर है, ये आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है, इस नंबर पर 11 बजे से शाम में 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो। कॉल रिसीव नहीं होगा अगर, तो व्हाट्सएप कर देना। अगर
6 घंटे में आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो 9713282838 वर्किंग डेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये वर्किंग डेज का टाइमिंग है, वर्किंग डेज। आप बोलो संडे को कॉल कर रहे हो, संडे को कॉल रिसीव नहीं हो रहा तो संडे को उनकी छुट्टी रहती है। 6 घंटे में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो ये मेरा नंबर है पर्सनल 9713282838। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। आप कॉल करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पे भी अननेसेसरली चीजें जो है वो नहीं करना है। सिर्फ प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसी को ही जो है वो लिखना है। बाकी आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से बात करें, जितनी आपको बात करनी है वो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सब बता देंगे। राइट, ठीक है, क्लियर ये पूरी बात है। यहाँ पे जो हमने एनसीपीसीआर के बारे में बात करी वो पूरी चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हवाला के बारे में तो आप लोग को जानकारी होगी, राइट? हवाला ये बेसिकली आपके जीएस पेपर 3 के अंदर जो सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है तो उसमें ये सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हवाला, हवाला का चैनल वगैरह, राइट? तो वो सब जब आएगा आगे चल के तो मैं आपको बता दूंगा। ये फर्स्ट पेज की न्यूज है, ये ऑलरेडी हमने जो है वो कवर कर दी है, राइट? ये वाली न्यूज भी जो है वो हालांकि काम की नहीं थी, वो हमने कवर कर ली। ये वाली न्यूज भी फर्स्ट पेज की कवर कर दी कि पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का जो है वो निधन हो गया, ठीक है। अब देखो यार, आपको पता है मनरेगा का बजट जो है वो कम कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से रिलेटेड वो बना लो। दो हजार पांच का ही है ना ये कानून, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा जो है वो आपको दो तीन चीजें बस ध्यान में रखनी है। 100 डेज की गारंटी जो है वो प्रोवाइड कराता है, राइट? 100 डेज की जो है वो गारंटी प्रोवाइड कराता है। अब रूरल एरियाज का है तो ऑब्वियस सी बात है कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, है ना? 2005 में इसको लॉन्च किया गया था, ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस इसमें और कुछ जो है वो है नहीं। इसकी प्लानिंग जो है वो कौन करता है? ग्राम सभा, कि कौन सा काम कब करवाना है तो वो ग्राम सभा जो है वो करता है, ठीक है। बस इतना ही, बस ध्यान में रखो, बस और कुछ नहीं है इसमें। जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। वैसे मनरेगा के बारे में डिटेल में कई बार हम जो है वो कवर अप कर ही चुके हैं, ठीक है। ये बिहार के डॉन के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी ना, कि इसको जेल से, जो उसके बारे में पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज भाई। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पब्लिक सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड आपसे जो है वो पूछा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जो है वो इशू कर दिया है प्रोक्लेमेशन ऑर्डर। प्रोक्लेमेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? पब्लिक या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना कि प्रोक्लेमेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? पब्लिक या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, पब्लिक या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये होता है प्रोक्लेमेशन का मतलब। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जो है वो क्या किया है? एक ऑर्डर जारी किया, जिस ऑर्डर के तहत जायश ए मोहम्मद का कमांडर आशिक नेंग्रो, इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो बुक कर लिया गया है। अब आपको पढ़ना है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सबसे पहली चीज तो आपको इसके अंदर ये पता होनी चाहिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर का है। इसका फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ये फैक्ट ध्यान में रखना, राइट? सेकेंड पॉइंट ये क्या है? ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या है? ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसका मतलब ये है
कि एक व्यक्ति ने, देखो जनरली पुलिस क्या करती है, पुलिस एक व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको पकड़ लेती है, क्राइम करने पर पकड़ती है ना। यहां पर एक व्यक्ति ने क्राइम नहीं भी किया इसलिए उसको पकड़ लिया जाएगा, ये सोचकर कि आगे चल के क्राइम कर सकता है। ये बेसिकली सोसाइटी के लिए ठीक इंसान नहीं है, राइट। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, वैसे ही हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे दूसरी स्टेट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चलता है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चलता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है। और डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ध्यान में रखो आप लोग जो आप आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अथॉरिटी होगी कि आप जो है ऑर्डर पास करोगे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवाने का, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। तो ये लागू कब होता है, जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है डिविजनल कमिश्नर के द्वारा, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये फैक्ट आप ध्यान में जो है वो रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो एक व्यक्ति के बाद बेल का कोई ऑप्शन नहीं होता, राइट, कि उसको बेल जो है वो मिल जाए, राइट। तो रेमेडीज वगैरह भी जो है वो काफी लिमिटेड जो है वो इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। तो बस ये एक चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है, सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिए। किसी व्यक्ति को जो है वो हिरासत में जो है वो ले लिया जाता है, राइट, उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत जो है वो नहीं किया जाता है अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट, सिंपल सी। एक मिनट, एक फैक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मुझे याद आ रहा है जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। हाँ, देखो भैया, 1 साल के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा और 2 इयर्स जुडिशियल परमिशन के साथ। मतलब सोचो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इतना तगड़ा है कि किसी व्यक्ति को जो है वो 2 साल तक जो है वो बंद किया जा सकता है, राइट, 2 इयर्स। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, इतना तगड़ा है, राइट। और डिटेंशन 16 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति, 16+ की एज के व्यक्ति के साथ हो सकता है, राइट। तो ये फैक्ट बस आप इतने जितने मैंने आपको फैक्ट बताए वो आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब रुको, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो हम रिवाइज करें पब्लिक सेफ्टी एक्ट को। तो देखो, बहुत सिंपल सी 4-5 चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। ये जम्मू एंड कश्मीर का कानून है, जैसे कि नॉर्मल स्टेट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चलता है, पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 चलता है, यानी कि ये वाला कानून चलता है जिसके तहत ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। जनरली हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो है वो क्या करती है, एक व्यक्ति क्राइम करता है उसके बाद उसको पकड़ती है। यहाँ पर पुलिस पहले ही उस व्यक्ति को पकड़ लेती है कि जिससे कि वो आगे चल के क्राइम ना करे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, इसमें बेल के चांसेस नहीं होते। और इसमें ऑर्डर कौन पास करता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा या डिविजनल कमिश्नर ऑर्डर जो है वो पास करेगा एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में 1 साल के लिए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, बट अगर जुडिशियल परमिशन मिल जाए, यानी कि अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो एक व्यक्ति को 2 सालों तक हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कि सिंपल शब्दों में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 2 सालों तक जो है वो जेल में बंद किया जा सकता है, राइट। और 16 साल या उससे ज्यादा की उम्र के व्यक्ति के अगेंस्ट है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है पता है किसी को? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है, देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है अभी रिलीज किया है एक नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट फॉर इंडिया। इसमें बताया जा रहा है कि जो शेयर है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, वो घट गया है 62.6% से परसेंट जो था 2014-15 में, और वो घटकर 47.1% हो गया है। और सरकारी खर्चा जो है वो हेल्थ पर वो बढ़ गया है 1.13% से 1.35% जो है वो हुआ है। मतलब कि एक अच्छी न्यूज है ये
जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो हेल्थ पर खर्चा जो है वो अपना बढ़ा रही है और लोग जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है लोगों का। जैसे कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है क्या, ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। आपने देखा होगा गाइस कि जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उस परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसको लोन लेकर जो है वो अपने परिजनों का इलाज कराना पड़ता है। होता है ना, इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। बोलते हैं ना भाई कि अब जेब खाली हो गई है, अब और पैसा नहीं है अपने पास, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, खर्चा इतना हो गया कि वो जेब से बाहर निकल चुका है, मतलब आपकी इनकम नहीं होती जितना आपका खर्चा हो गया। तो ये है भैया कहानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की। समझ में आई? ये हो गया ना, पूरा पेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज, अब देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होगी इस हफ्ते, तो हम डिस्कस करेंगे, फिर उस समय मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। अब एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये पीएम केयर्स फंड लिख लो, एक टास्क है आप लोग के लिए होमवर्क। पीएम केयर फंड से रिलेटेड जो है वो नोट्स बनाओ, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूं, और नोट्स बनाकर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो पोस्ट कर दो, पीएम केयर फंड। और मेरा एक सवाल है, यही सवाल मेरा आप लोगों से, कल इसका मैं आंसर दूंगा, अगर किसी को आंसर नहीं मिलता है तो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करना कि क्यों पीएम केयर्स फंड की पब्लिक ऑडिटिंग नहीं होती, क्यों पीएम केयर फंड को जो है वो आरटीआई से दूर रख दिया गया है, क्यों? तो ये चीज है, इसके बारे में जो है बताइएगा कि पीएम केयर फंड क्यों नहीं आ रहा आरटीआई के दायरे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में। बताना मुझे, खोजो, इस पर रिसर्च करो, थोड़ी सी स्टडी करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे देखो क्या होता है। मैं भी आपको पूरी चीज अगर आपके हाथ में दे दूं तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगी, उसमें मेहनत नहीं करोगे, दिमाग चलेगा नहीं। दिमाग चलाने के लिए भी चीजें करनी है, एक्टिविटी करनी है, तो ये करके बताओ। देखो एनआईए के ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया ग्राफ्ट चार्ज के लिए। अब ये ग्राफ्ट चार्ज कुछ नहीं होता, करप्शन का चार्ज होता है। एक व्यक्ति अपनी पावर का मिसयूज करता है, करप्ट होता है, राइट, तो उसको ग्राफ्ट चार्ज है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर 400 से ज्यादा पेरेंट्स ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो लिखा है कि भैया सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ कर दी जाए। मेरे ख्याल से सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है ना अपने यहाँ। देखो 377 जो है हम लोग को देखने को मिला कि उसको हटा दिया गया था, राइट। आपको पता है कि लीगलाइज जो है वो चीजें कर दी गई थी। हेलो, अब मैं कॉल करता हूँ आपको, और टाइमिंग जो है वो आज क्लास का आपका अभी मॉर्निंग वाली क्लास जो होगी वो 8:30 बजे, 8:30 या 8:45 के आसपास होगी, और इवनिंग वाली क्लास 4:30 पे होगी। हाँ, आवाज अर्चना ब्लॉक हो रही है क्योंकि लगातार 2-2 कॉल्स। अब मैंने मना किया हुआ, मैंने कहा भाई कॉलिंग वहां पर करो, जितनी कॉलिंग करनी है वहां करो, या मैसेज डालो मुझे। अब मैं क्या करूं यार, अब मैं इतने सारे स्टूडेंट हैं, अब वो वही मैंने बोल दिया नित्या आज ब्लॉक है ये, आज ये ब्लॉक है। एक्चुअली क्या है कि इनको ऑफिस रहता है मॉर्निंग में। अब मैंने उनको बताया हुआ है कि मैंने कहा भाई मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं, डिस्टर्बेंस होता है। आज गए खत्म, डिस्काउंट। तो हम जो डिस्कस, अब देखो उसमें देखो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, एकदम बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस आ गया, वो गलत है ना। तो आर्टिकल 377 की हम लोग जो है वो चर्चा करें, तो आपको पता है कि यार इसके तहत मेरे ख्याल से इन लोगों ने लीगलाइज जो है वो कर दिया था, राइट। ये उससे रिलेटेड था कि कोई व्यक्ति जब वो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है सेम जेंडर के साथ तो उसको सजा हो जाती थी, तो ये लीगलाइज हो गया। सेक्सुअल रिलेशनशिप को लीगलाइज किया बट सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया, है ना। बट यार मैंने तो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उनके इंस्टा में मतलब एक अच्छी पब्लिक फिगर है, एक अच्छी कंपनी का मालिक है, बड़ी कंपनी का मालिक है, तो उसने अभी गे मैरिज करी है, मतलब आदमी ने आदमी से शादी कर ली। क्या ही बताए भाई, तो शादी तो हो गई इंडिया के अंदर उन लोग की, बट मेरे ख्याल से वो लीगलाइज नहीं हुई, क्योंकि अभी तक नहीं है सेम सेक्स मैरिज जो है उसका प्रोविजन अभी तक नहीं है, इसलिए तो ये सीजीआई के बाद पास काफी सारे पेरेंट्स लिख रहे हैं। तो याद रखना, सेक्सुअल रिलेशनशिप सेम सेक्स सेम जेंडर के साथ अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो वो लीगलाइज नहीं बोलेगा, नहीं मतलब उसको इलीगल नहीं है। अब एकदम लीगलाइज बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके तहत जो है वो उसमें जो पनिशमेंट थी उसको बंद कर दिया, हटा दिया, क्वैश कर दिया। जैसे कि होता है ना कि अटेम्प्ट टू जो सुसाइड जो था उस वो पनिशेबल था, वो पनिशेबल ऑफेंस था, उसको हटा दिया। वैसे ही ये सेम सेक्स रिलेशनशिप वाला जो था फिजिकल रिलेशनशिप
सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ये पनिशेबल था, इसको हटा दिया। बट सेम सेक्स मैरिज जो है वो अभी भी उनके लिए नहीं है, राइट। कोर्ट में बहस चल रहा है यार, बहुत बहस चल रहा है। तो डिफेमेशन के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। 100 एडिशन मन की बात का हम लोग को देखने को मिलेगा, उस समय कॉन्क्लेव जो है बुलाया जा रहा है। अब देखो यार, एक इश्यू सामने आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कहा है कि इंडिया के अंदर बनाया गया जो कफ सिरप है वो जहरीला है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चेतावनी जो है वो दे दी है कि इंडिया की एक कंपनी है जिसने कफ सिरप बनाया, और वो सिरप पाया गया माइक्रोनेशिया के मार्शल आइलैंड में। देख लो भैया माइक्रोनेशिया कैसा दिखाई देता है, क्योंकि मैप पर भी आप लोग को ध्यान देना जो है वो जरूरी है। मैप पर ध्यान नहीं दोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। मार्शल आइलैंड्स, तो हम मार्शल आइलैंड्स को जो है वो देख रहे हैं। ये देखो आप, ये हमारा प्यारा सा वर्ल्ड है, हमारा प्यारा सा इंडिया का है। ये है हमारा, आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारा प्यारा सा इंडिया हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, राइट। अब हम इंडिया से जो है वो डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन चाहिए। हम इंडिया से जो है वो चलते हैं, अरे हटाओ, इस तरफ चल लेते हैं, ईस्ट की तरफ, चाइना की तरफ चलो। अब इंडिया से देखो म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, ये कौन पूछ रहा है हमारा? अच्छा, ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाना है। ठीक है भाई, कहीं नहीं जाना, ये है, ये देखो, ये है मार्शल आइलैंड माइक्रोनेशिया में, ये माइक्रोनेशिया। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम लोग को यहाँ पर देखने को दिख गया ना आपको। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये देखिए, ये देखो, ये मार्शल आइलैंड, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ इंडिया की दवाइयां जो है वो पाई गई हैं, कफ सिरप जो है वो पाया गया, खांसी की दवाई जो जहरीली है। अब इसमें देखो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये मार्शल आइलैंड है पहले, यहाँ पर जो है वो जहरीली दवाइयां जो है वो पाई गई हैं। अब इस पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, डाइथिलीन ग्लाइकॉल, रिपीट करो मेरे साथ, बोलो डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलोगे? डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दो चीजें हैं बड़ी बड़ी जहरीली है, राइट। तो इसकी संख्या जो है वो ज्यादा पाई गई है, इस चीज के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कंसर्न रेज किया है, चिंता जो है वो व्यक्त की है। ये दो चीज याद रख लेना, लिख लेना अपने पास अलग से। हाँ, मैरिज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, याद रखना, डिवोर्स मैरिज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आपको पता है कि शेड्यूल 7 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स है उस पर यूनियन कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर स्टेट कानून बनाती है, कॉन्करेंट में ये दोनों जो है वो कानून बनाते हैं। और एक और लिस्ट होती है रेसिडरी, इन तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है वो रेसिडरी के अंदर आ जाता है, और उस पर कानून बनाती है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। तो मैरिज और डिवोर्स जैसी चीजें जो होती हैं उस पर कानून बनाती है कौन? राज्य सरकार। ये सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड एक टॉपिक था छोटा सा। बाकी कर्नाटक के इलेक्शन से रिलेटेड ये न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज, हमारे लिए वो काम की नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज में आरोप लग गया भैया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि 30 साल पहले इसने किसी का रेप किया था, तो उसका आरोप लगा। अभी तो इसकी हालत खराब है, बहुत सारी चीजों, फ्रॉड वगैरह का भी आरोप लगा है, बहुत सारी चीजों का इसके ऊपर आरोप लग गया है। अब देखो केन्या के बारे में हमने चर्चा करी थी, आपको याद रहोगा कल के लेक्चर में मैंने आपको केन्या का मैप भी जो है वो दिखाया था, याद है? केन्या का मैप दिखाया था। केन्या के अंदर यार कुछ रिलीजियस ग्रुप है वो अपने आप को मार रहा है, पता नहीं क्यों। ये अभी भी जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, अब आएगा तो देखेंगे इस पर। ये न्यूज हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है सच, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, हैरी बेलाफोंटे, एक्टिविस्ट और एंटरटेनर है, 96 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हो गई। जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है वो बस नाम याद रखिए, यूपीएससी वाले नाम नहीं पूछे, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जो बिडेन दोबारा से जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बताओ जरा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का टेन्योर कितने सालों का होता है? प्रेसिडेंट कितने सालों तक जो है वो इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट रह सकता है?
4 साल। प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। और यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार जो है वो री इलेक्ट हो सकता है, 2 ही बार। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो कितना होता है, 5 साल। और इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और इशू हो रहा है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था सूडान के अंदर बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। अच्छा, कोई न्यूज अगर आप नए जुड़े हैं और आपको अगर किसी न्यूज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, उसमें कोई घबराना नहीं, तैयारी आपको करनी है, बताने वाला मैं हूं, पूछ सकते हो बिल्कुल आप। देखो, सूडान के अंदर लफड़ा चल रहा है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस सूडान के अंदर हमें देखने को मिली, जिसके कारण से आर्म्ड स्ट्रगल हो गया। सूडान की मिलिट्री फोर्स आपस में लड़ रही है, 2 मिलिट्री फोर्स, हमने डिस्कस किया था। ऑपरेशन कावेरी हमारा है, राइट, हमने जो है वो भेजा है फंसे हुए इंडियंस को वापस लाने के लिए। वेरी गुड उषा। अब देखो, यहां पर हुआ यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भैया कुछ लोग जो है वो घुस गए हैं सूडान की लेबोरेटरी में, और वहां पर हो सकता है कि काफी सारे वायरसेस अवेलेबल हो, क्योंकि वहां पर रिसर्च चल रही है पोलियो से रिलेटेड, मीजल से रिलेटेड। तो वो वहां से अगर ये वायरस लीक कर देंगे तो ये बायोलॉजिकल वेपन जो है वो बनाकर छोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो और स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। तो ये चेतावनी उन्होंने छोटी सी दी है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया, एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अभी अगेन सूडान से रिलेटेड न्यूज है, ये ईरान से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज है, कंपनी से रिलेटेड न्यूज है। एल नीनो, अब मेरा आप लोग का सेकंड होमवर्क आप लोगों के लिए। पहला होमवर्क मैंने क्या दिया था आप लोगों को, पीएम केयर्स का होमवर्क दिया था। दूसरा होमवर्क है एल नीनो। एल नीनो के बारे में पढ़ना है, एल नीनो और ला नीना, इसके बारे में पढ़ना है। ला नीना के कारण इंडिया के अंदर फ्लड आता है, एल नीनो के कारण इंडिया के अंदर सूखा बढ़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो अभी यही बताया जा रहा है कि इसके कारण जो है बड़ी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं, राइट, सूखे के कारण। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस सूखे के कारण जो है वो होता है। कल मैंने आपको डेट बायबैक के बारे में जो है पढ़ाया था, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पर कि डेट बायबैक क्या होता है। अभी साइड में लिख लो, आप वहां पर डिस्कशन ग्रुप में जो है इसका आंसर देना कि डेट बायबैक किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया, राइट। तो बट इंडिया के अंदर उसका कोई प्रभाव जो है वो पड़ा नहीं, ऐसा कुछ ही कस्टमर की जो है वो हालत खराब हुई, दैट्स इट। ठीक है, यूएसए में उगाई जाने वाली पीमा कॉटन, ये बताया जा रहा है कि अब हाँ, इसके अंदर आपको मेन जो चीज ध्यान में रखनी है, इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, AQRE प्रोजेक्ट। क्या है AQRE प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट यानी कि एक प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली जितने भी कॉटन वगैरह होता है ना, उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कराता है कि हाँ भाई ये कॉटन अच्छा है, उसकी क्वालिटी चेक करता है। और जितनी भी कॉटन वेराइटी के गारमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है, ये प्लेटफॉर्म। तो आपने क्या समझा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कॉटन की क्वालिटी चेक करता है, और 40 इंडियन टेक्सटाइल मिल्स इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, नास्कॉम ने अनाउंस किया है कि वो अनंत महेश्वरी को, जो प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, उनको जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं नास्कॉम के चेयरमैन के तौर पर 2023-2024 के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अब 8:45 बजे 8:45 को जो है वो आपकी जनरल स्टडीज की क्लास जो है वो शुरू होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी बातें पूछनी है वो वहां पर आप पूछ सकते हैं। टाटा।